हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट का आप सभी का फॉर्म आ चुका है और एग्जाम भी आपका बहुत जल्द आने वाला है। ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं मिलेगा, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने यूपी ट्रिपल एससी पैट के जितनी भी आपके घटना चक्र के माध्यम से क्वेश्चन हो सकते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पर हम कवर करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सब्जेक्ट की बात किया तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी भारत का इतिहास को कंप्लीट करेंगे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर पूरा कंप्लीट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा। इसके बाद हम भारत के भूगोल की बात करेंगे और इसमें कुछ विश्व के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे। इसके बाद पॉलिटी भारतीय संविधान की बात यहाँ पर जो है हम कर लेंगे। इसके बाद आपके सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे। फिर इसके बाद आपका गणित आएगा, हिंदी की बात करेंगे, अंग्रेजी की भी बात करेंगे क्योंकि 5-5 नंबर के भी क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके बाद आपका जो स्टैटिक जीके आता है इसको देखेंगे। करंट अफेयर्स की हमारे चैनल पर मल्टीपल्स क्लासेस चलती रहती हैं, तो उसको जरूर आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर आपके जो गद्यांश, व्याख्या और तालिका आती है, इसको भी हम बाद में जो है सबसे अंतिम में कवर कर लेंगे या देख लेंगे। तो हम आज के चैप्टर में अगर बात किया सब्जेक्ट की, सबसे पहले भारतीय इतिहास से शुरुआत कर रहे हैं और भारतीय इतिहास में भी हम सिंधु घाटी सभ्यता मतलब प्राचीन इतिहास की बात करेंगे। अब क्योंकि इतिहास भी कई है ना, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसको जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको जो है प्रॉपर तरीके से एक ही क्वेश्चन दिखाई देगा, तो आप अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी। तो साउथ एशिया में बात की जा रही है, दक्षिण एशिया में मतलब कि साउथ एशिया में बात की जा रही है कि पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी। आप सभी को याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को ही पहली नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता है। अब यूपी ट्रिपल एससी पैट 7 सितंबर 2025 में जब प्रथम पाली में क्वेश्चन हुआ था, इसमें यह क्वेश्चन आया था। दक्षिण एशिया में प्रथम नगरीय समाज का उदय हड़प्पा सभ्यता में हुआ है। ये सभ्यता का प्रमुख जो है बड़े शहरी केंद्रों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा, गढ़वेरी वाला थे। अब इसमें लोथर और जो कालीबंगा है एक महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल थे। नगर योजना, शिल्प संस्कृति अत्यंत विकसित थी और इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता के रूप में जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो आप कहेंगे कांस्य युग से संबंधित है, क्योंकि आप सभी को पता होगा लोहे युग का उस समय विकास नहीं हो पाया था। पूरा पाषाण और पाषाण युग के बाद ही आपकी कांस्य युग आया था। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्ययुगीन सभ्यता के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर हड़प्पावासी कांसे के धातु का प्रयोग करते थे, उपकरणों में और बर्तनों के निर्माण के लिए कांसे का प्रयोग करते थे, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्या रखना है? मृतकों का टीला के नाम से इसको जाना जाता है। तो मृतकों के टीला को इंग्लिश में क्या कहेंगे? माउंट ऑफ द डेड। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला या माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो सभ्यता सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, जिसकी खुदाई राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। मोहनजोदड़ो का हिंदी में जो अर्थ है उसे मृतकों का टीला या माउंट ऑफ द डेड कहते हैं। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। देखो, आपको लग रहा होगा कि हम सर एक्सप्लेन क्यों पढ़ रहे हैं। एक्सप्लेन से आपको देखा जाए तो आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हो जाते हैं कवर। जैसे मोहनजोदड़ो की बात किया है, किसने खोज की है? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा खुदाई की गई। कब की गई? 1922 में की गई। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। किस जिले में है? लरकाना जिले में। किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, जो कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बनावली जो है आपके हरियाणा राज्य में स्थित है। बनावली कहाँ पर है? भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है और यह वर्तमान में भारत में स्थित है, याद रखना है। और यह प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे तल पर स्थित है। कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो आपका बनावली है, यह बनावली किस नदी के तल पर स्थित है? तो आप कहेंगे सरस्वती नदी, जो आपकी सूख गई है सरस्वती नदी, उसी के तल पर स्थित है। इसकी खोज किसने के द्वारा की गई थी? डॉक्टर आर.एस. विष्ट के द्वारा इसकी जो है बनावली की खोज की गई है। हड़प्पा का एक बंदरगाह का नाम बताइए। हड़प्पा का जो एक बंदरगाह है, इसे लोथल नाम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, उस समय बंदरगाह को डॉक यार्ड भी कहा जाता था, तो ये भी रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि हड़प्पा का कौन सा बंदरगाह एक डॉक यार्ड है,
तो आप कहेंगे लोथल है। अब लोथल की बात की जाए तो यह पहली बात तो आपके भारत में है, दूसरी बात गुजरात राज्य में है और यह बंदरगाह खंबात की खाड़ी क्षेत्र में साबरमती की सहायक नदी भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट आता है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से में लोथल की खोज किसके द्वारा की गई है। भाई हड़प्पा की जो खोज है किसके द्वारा की गई है, आप कहेंगे एस आर राव के द्वारा की गई। एस आर राव ने जो है आपके हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल की खोज की है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कब खोज की थी, तो आप कहेंगे 1954 में, 1954 में खोज की थी, याद रखना है ना, 1954 नहीं तो 1854 याद कर लो। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई किसके द्वारा की गई है, तो हड़प्पा स्थल की सबसे पहले जो खुदाई है सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1872-73 में की गई थी। लेकिन इसकी व्यापक रूप से जो खुदाई है 1920-21 में राय बहादुर दयाराम साहिनी के द्वारा की गई है। तो एक छोटे रूप में बात किया है तो 1872-73 में आपकी जो है यहाँ पर सर अलेक्जेंडर साहब ने की थी। लेकिन 1920-21 में बात की जाए तो दयाराम साइनी ने इसको व्यापक पैमाने पर इसकी जो है खुदाई को करवाया था। ठीक है, चलिए हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है। एक हड़प्पा काल का ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित है, आप कहेंगे धौलावीरा। धौलावीरा कहां पर है, तो धौलावीरा आप कहेंगे गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में भी है, कच्छ जिले में स्थित है और याद रखना है स्थानीय रूप से इसे कोटदा टिम्बा के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है किसे, तो आप कहेंगे कोटदा टिम्बा के नाम से इसको जाना जाता है और यह धौलावीरा में आप कहेंगे गुजरात राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई, तो ये आप कहेंगे कांसे का प्रयोग तो किया गया, किसे कांस्ययुगीन संस्कृति कहते हैं, तांबे का भी प्रयोग किया जाता है और सोना भी मिलता है, लेकिन लोहा का कहेंगे उपयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। याद रखना है हड़प्पा सभ्यता में ताम्र और कांसा को धातु क्रम से परिचित थे, तांबा कांसा सोना को जानते थे, लेकिन यह जो है धातु को नहीं जानते थे, है ना। और यहाँ पर दूसरी नगरीकरण की प्रमुख तकनीकी विशेषता 6वीं शताब्दी में लोहे का प्रयोग जो है व्यापक रूप से देखने को मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सिंधु लोग जो थे कपास उत्पादन वाले पहले व्यक्ति थे। सिंधु लोग कौन थे, कपास का अगर कभी उत्पादन बात की जाए तो आप कहेंगे सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा ही उपजाया गया था। लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित करने थे, गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। बस जिसमें एक ऑप्शन गलत हो गया, पश्चिम बंगाल, तो ये ऑप्शन गलत है। सिंधु लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़ों को पालते थे, तो घोड़ा ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाता है, समझ गए। तो आपका ऑप्शन केवल ए वाला करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई है। आप सभी को पता हो करना है सिंधु घाटी सभ्यता में जो नृत्य करने वाली लड़की थी उसकी प्रतिमा किस स्थल से खोजी गई है, आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से खोजी गई है। कौन से, मोहनजोदड़ो से खोजी गई है, ये याद रखिएगा, है ना। मोहनजोदड़ो से कांस्य की प्रतिमा आप कहेंगे नृत्य करने वाली लड़की के रूप में जो है खोजा गया है। दूसरी बात, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगरीय केंद्र था जो कि धातु कला शिल्प कौशल के उच्च स्तर को दर्शाती है। इसीलिए ऑप्शन आपका कहां हो जाएगा, मोहनजोदड़ो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो डांसिंग गर्ल है, जो अभी हम कांस्य की नृत्य करती हुई लड़की की बात कर रहे थे, नर्तकी की बात कर रहे थे, यह कांस्य की प्रतिमा है, इसमें बनाने का किस चीज का इस्तेमाल किया गया है, तो आप कहेंगे मोम लिपि ढलाई, जिसे कास्टिंग विधि भी कहते हैं। कौन से कहते हैं, कास्टिंग विधि का प्रयोग जो है किया गया था। तो ये याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। कहां से खोजी गई है, तो आप कहेंगे आपके मोहनजोदड़ो से खोजी गई। इस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है। पुजारी राजाओं की जो मूर्ति है वो आपके मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पुजारी राजाओं की मूर्ति हड़प्पा से सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त की गई है। यह इसे आकृति परंपरागत रूप से पुजारी कहा गया है। यहाँ पर एक सौल से ढकी हुई है, दाहिने हाथ के नीचे बाएं कंधे से फैली है, तो पुजारी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं। अब देखो आपने अभी क्वेश्चन बन सकता है कि सर आपने तो बताया कि घोड़े नहीं पाए गए, लेकिन एक जगह ऐसा है जहां से घोड़े की अस्थियां सूक्ष्म अवस्था में मिली हैं, आपके सुरकोटदा से। सुरकोटदा कहाँ पर है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। सुरकोटदा से केवल एक ही जगह से, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के जो है आपके साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैदिक संस्कृति, वह नेक्स्ट हमारा चैप्टर प्राचीन काल में
वैदिक संस्कृति आता है, और वैदिक संस्कृति इंपॉर्टेंट है, वैदिक सिविलाइजेशन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। वेद जो है आंशिक रूप से गद्य कृति के हैं, तो वेद जो है आंशिक रूप से आप कहेंगे यजुर्वेद कृति के हैं, है ना, यजुर्वेद कृति के हैं। अब याद रखना है यजुर्वेद आंशिक रूप से गद्य का है, और यजुर्वेद यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों को, आहुति वाक्यों को, कर्मकांडीय दिशा निर्देशों को दर्शाता है। यहाँ पर पद मंत्रों के साथ साथ गंध मंत्र का भी उल्लेख जो है मिलता है। तो आप ये कह सकते हो कि यजुर्वेद को गद्य मंत्र भी हैं और आपके पद मंत्र भी, दोनों ही मंत्र में आपका यहाँ पर जो है यजुर्वेद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। प्राचीनतम वेद की बात किया तो आप कहेंगे ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सबसे नवीन वेद की बात किया तो आप कहेंगे अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए तो आप कहेंगे ऋग्वेद है, और सबसे नवीन वेद की बात किया तो आप कहेंगे अथर्ववेद है। यह तीन वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद याद रखना है। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं के आवाहन के लिए सूक्त संकलित हैं। वैदिक धर्म का आरंभिक स्रोत है। सूत्रों की संख्या की बात की जाए ऋग्वेद में 1028 बताई गई है, जबकि मंत्रों की संख्या 10,552 बताई गई है। देवताओं की स्तुति की गई और ये 10 मंडल में विभक्त है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि वेद में, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 10,552 है। सूक्तों की संख्या 1028 है, मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है, तो अभी हमने बताया 1028 भजन का संग्रह है। ठीक है, भजन मतलब कि सूक्त उनको ही कहा जाता है। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है। उपनिषद का होता है किसी के पास बैठना। उपनिषद क्या होता है, किसी के पास बैठना जो है उपनिषद का अर्थ होता है। जैसे उपनिषद जो है सब संस्कृत के उप नि सद से बना हुआ है। उप का अर्थ होता है निकट, नी का अर्थ होता है नीचे, सद का अर्थ होता है बैठना। तो उपनिषद जो है किसी के पास बैठने से संबंधित है। अब किसी के पास मतलब गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करने से ही उपनिषद का जो है अर्थ निकाला गया है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, तो वेदों के गद्य प्रकरण को ब्राह्मण कहा जाता है। वेदों के जो आपके गद्य प्रकरण है ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशिक की ध्यान रखना है। यजुर्वेद के शतपथ, तैतरी, मैतरणी, कारक तथा कटिष्टल हैं। सामवेद के पंचमी से जैमिनी हैं तथा अथर्ववेद के गौपथ हैं। ये क्या है, एक दूसरे के वेद हैं। जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय कौशिक की, यजुर्वेद के शतपथ, तैतरी, आपके सामवेद के पंचमी से जैमिनी, अथर्ववेद का गौपथ ब्राह्मण हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण, तैतरी ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, तो आप हमने बताया यजुर्वेद के मूल पाठ है। शतपथ ब्राह्मण एवं तैतरी ब्राह्मण जो है आपके यजुर्वेद के मूल पाठ है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया गया है। पुरुष सूक्त 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस ग्रंथ में पाया गया है, ऋग्वेद में पाया गया है। ऋग्वेद में मिलता है, याद रखना है, ए ऑप्शन करेक्ट है। छंदोग्ध उपनिषद स्पष्ट रूप से किस आश्रम को संदर्भित करता है। यह आपका छंदोग्ध उपनिषद है, ये आपके पैट में एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। छंदोग्ध उपनिषद स्पष्ट रूप से किस आश्रम को संदर्भित करता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ को संबंधित करता है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ को। छंदोग्ध उपनिषद में 3 स्कंद बताए गए हैं, यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, आचार्य गृह में रहने वाला ब्रह्मचारी होगा। छंदोग्ध उपनिषद में संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख किया गया है, जबकि संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं है। कौन सा एक उपवेद नहीं है, तो उपवेद की बात किया धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, शास्त्र है, शस्त्र शास्त्र है, लेकिन योग वेद की बात किया है आपका क्या है, आपका योग वेद नहीं है। नेक्स्ट आता है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है। भाई वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं, आप कहेंगे वर्षा के देवता है। आजकल वर्षा हो रही ना, तो देवता इंद्र कर रहे हैं, ऐसे याद कर लो, इंद्र जो हैं आपके वर्षा के देवता है। हालांकि इंद्र को पुरंदर एवं किलों को तोड़ने वाला भी बताया गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध के नेता के रूप में भी चित्रित किए गए हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया, उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 मंत्र या 250 सूक्तों को लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा किस पर सूक्त लिखे गए हैं, तो इंद्र पर लिखे गए हैं। दूसरे नंबर पर किस पर लिखे गए हैं, अग्नि पर लिखे गए हैं। इंद्र पर 250 सूक्त लिखे गए हैं, जबकि अग्नि पर 200 सूक्तों को लिखा गया है।
पंचगव्य निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो पंचगव्य में क्या सम्मिलित नहीं है? आप कहेंगे पंचगव्य में तुलसी शामिल नहीं है, जबकि गाय का दूध, गाय का घी और गाय का गोबर पंचगव्य में शामिल होता है। हालांकि याद रखना है, गाय का दूध, गाय से दही, गाय से घी, गाय से मूत्र, गाय से गोबर, यह पांचों चीजें आपकी जो हैं पंचगव्य में शामिल होती हैं, याद रखिएगा। और इसका आयुर्वेदिक ग्रंथों में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। महाजनी प्रथा को सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? महाजनी प्रथा का जो सबसे पहले उल्लेख है सतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में सूदखोर को कुशी दीन के रूप में कहा जाता था और इसे महाजनी प्रथा से जोड़ा गया है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? भाई गायत्री मंत्र की बात किया है तो सविता देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता, कौन से गायत्री मंत्र किसको? सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र की जो रचना है वो विश्वामित्र के द्वारा की गई है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो रामायण में जो मांडवी थी वो भरत की पत्नी थी। क्या रखना है? रामायण में मांडवी जो है भरत की पत्नी थी, सीता भगवान राम की पत्नी थी, उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी थी और श्रुति कुर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। तो आप कहेंगे लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? आप कहेंगे उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी का नाम था, है ना। और भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। वहीं राम भगवान की पत्नी का नाम आप सभी को पता होगा, सीता है, और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुति कीर्ति था। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? अब ये देखो, ग्राम विकास अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी मतलब वीडियो में क्वेश्चन आया है 2018 में कि कितने दिनों तक महाभारत में कुरुक्षेत्र में लड़ाई की गई थी? आप कहेंगे 18 दिनों तक चली थी, है ना। 18 दिनों तक जो है आपके महाभारत की लड़ाई चली थी। बौद्ध धर्म हम बात करेंगे, बौद्ध धर्म में भी गौतम बुद्ध की जीवन की शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? एक ऐसा बौद्ध पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे बोध गया। बोध गया जो है निरंजना नदी पर बौद्ध पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके पश्चात बुद्ध के नाम से जाना गया। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। 2002 में यूनेस्को के द्वारा बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो ज्ञान प्राप्त जब हो गया गौतम बुद्ध को तो इन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा था। बोध गया में एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों क्यों है? तो बोध गया में एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए एक बौद्ध तीर्थ केंद्र जो है बोध गया में स्थित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ था? तो आप कहेंगे निरंजना नदी के तट पर। क्या रखना है, क्वेश्चन बन जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किस नदी के तट पर हुआ? तो आप कहेंगे निरंजना नदी के तट पर हुआ है। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? तो ऐसा कौन सा स्मारक है जहां से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इस ज्ञान का प्रवचन इन्होंने जो है ऋषि पत्तन सारनाथ में दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश वाराणसी में है और जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है रखना है, तो इसीलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान परिवर्तन जो प्रसार है ऋषि पत्तन सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी से दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? बुद्ध ने दुख से पहले पर मुक्ति पर उपदेश जो है सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। इन्होंने कहा था दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का समाधान भी है और दुख के समाधान के उपाय से संबंधित है। गौतम बुद्ध के द्वारा 4 और सत्य भी बताए गए हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये दोनों ही चीजें आप याद कर लो, एग्जाम में आती है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया गया था। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहां पर रखी थी? आप कहेंगे सारनाथ में रखी थी। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र पवन सुत्त धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश जो है कहां पर दिया? आप कहेंगे सारनाथ में दिया था। अब ये क्वेश्चन के ना अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बुक में जो है सभी क्वेश्चनों को डाला जाता है।
बौद्धों के लिए उपदेश उत्तर प्रदेश में सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के बाद यहाँ पर सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसीलिए सारनाथ गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के लिए बहुत प्रमुख है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था, तो इन्होंने कहा था धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। क्या कहा? धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा दिया था, जिसे गौतम बुद्ध के संस्थापक के द्वारा दिया गया। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? तो आप कहेंगे 80 वर्ष की अवस्था में अंतिम परिनिर्वाण, मतलब कि गौतम बुद्ध ने की जब मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया है, 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त कहां पर हुआ? तो आप कहेंगे कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध को मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। याद रखना है, बोध गया उर्वेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, ऋषि पत्तन में सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश को दिया था। उस स्थान का क्या नाम है जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर, जिसे कुशीनारा भी कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या होता है? त्रिपिटक शब्द का अर्थ है 3 टोकरियां, संग्रह या बौद्ध शिक्षाओं से संबंधित है। अब त्रिपिटक में क्या शामिल है? तो आप कहेंगे विनय पिटक शामिल है, सुत्त पिटक शामिल है और आपके अभिधम्म पिटक शामिल है ना। बौद्ध संग्रहों में बुद्ध ने अनुशासन, उपदेश और दार्शनिक विवेचन को भी संकलित यहाँ पर किया हुआ है। तो क्वेश्चन कैसा भी आए, तोड़ मरोड़ के आपको याद कर लेना है। त्रिपिटक किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं दी गई हैं? तो आप कहेंगे त्रिपिटक में सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक ऐसा पिटक है जिसमें बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए, यहाँ रखना है क्या दिए गए? उपदेशों को दिया गया है, साथ में प्रवचनों को बताया गया है ना, इसीलिए बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित सुत्त पिटक है। नेक्स्ट आता है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से त्रिपिटकों में से एक नहीं है। तो अभिधम्म पिटक है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है। हमने आपको उपासक पिटक बताया क्या? नहीं बताया, तो आप कहेंगे उपासक पिटक संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? आप कहेंगे राजगीर। राजगीर बिहार राज्य में है और ये राजगीर बिहार में ही पहली बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो किया गया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चारों बौद्ध संगतियों की। तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान कौन सी बौद्ध संगति की गई थी? चौथी बौद्ध संगति की गई थी। एक एक करके सभी बौद्ध संगतियों की बात करें, टोटल 4 बौद्ध संगतियां की गई हैं। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह पर वहां कश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु का शासनकाल था। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली स्थान पर सर्वकामी की अध्यक्षता में, जिसे सर्वकामिनी भी कहते हैं, कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थान पर मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में। चौथी और अंतिम बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में बसुमित इसमें अध्यक्ष थे, अश्वघोष इसमें उपाध्यक्ष थे, कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि याद कर लेना एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे, याद रखना है। और जो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे, इन्होंने शून्यवाद मतलब कि माध्यमिक जो है आपके प्रवर्तक रहे हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना मूल मध्यम कारिका है। तो ये शून्यवाद के प्रवर्तक आपके कौन है? नागार्जुन है। उन्होंने मूल मध्यम कारिका इन्होंने जो है प्रसिद्ध रचना को लिखा हुआ है। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे? तो जीवक। जीवक चिकित्सक था जो कि बिंबिसार के दरबार में रहता था और भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक था। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो विश्व का सबसे पुराना शहर भारत में वाराणसी को माना जाता है। वाराणसी को काशी विश्व में प्राचीनतम शहर के रूप में जाना गया है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। अब हमारा आता है जैन धर्म, और जैन धर्म में भी महावीर स्वामी के संबंधित सबसे ज्यादा इर्द गिर्द हमारे क्वेश्चन होंगे। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी तो 24वीं तीर्थंकर थे। 23वीं तीर्थंकर थे। तो आप कहेंगे यहाँ पर ऋषभदेव जो है आपके पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल जो है तीर्थंकरों की संख्या की बात किया तो 24 हो गई है, मतलब 24 थी, जिसमें से पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और आपके महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर की बात किया तो महावीर स्वामी थे। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे जंबिका ग्राम में हुआ था। एक जंबिका ग्राम है और ये कहां पर है? त्रिजुपालका नदी के तट पर है, साल वृक्ष के नीचे। केवल मतलब कि ज्ञान प्राप्त जो है महावीर स्वामी को हुआ था।
महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ होता है विजेता। इन सब का अलग अलग अर्थ है, तो याद रखना है जिन शब्द का अर्थ विजेता होता है। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होने के कारण जिन कहा जाने लगा था, जिन का अर्थ विजेता होता है। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। जब इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, तब इन्हें कैवल्य कहा गया। जिन्हें कैवल्यन भी कहा जाता है, अर्हत योग्य कहा जाता है, जिन्हें विजेता कहा जाता है, निर्ग्रंथ बंधन रहित के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट आता है कि जैन धर्म में तीन रत्न, त्रिरत्न दिए जाते हैं, है ना। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है। वे कौन कौन से हैं? सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। ये तो आम भाषा में लिखे हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक आपका जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो है इसमें बताया गया है। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण के साथ जैन धर्म के त्रिरत्न है। याद रखना है जैन धर्म में सत्य मतलब यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन कहा गया है, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा गया है, सुख दुख में संभाव को सम्यक आचरण कहा गया है। मनुष्य और जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। याद रखना है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना केवल अर्थ होता है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है? तो सबसे मौलिक महत्वपूर्ण सिद्धांत जैन धर्म में अहिंसा है। हिंसा नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि ये लोग कृषि को भी वर्जित कर देते हैं, क्योंकि कृषि में जब मिट्टी की जुताई होती है तो छोटे छोटे कीटों पर अहिंसा हो जाती है, तो इसीलिए जैन धर्म में कृषि को भी मना किया गया है। याद रखना है जैन धर्म के 5 सिद्धांत है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये जो आपके अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह है, ये आपके पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे, लेकिन अंतिम वाला जो इसमें जोड़ा गया है 5वां ब्रह्मचर्य, महावीर स्वामी के द्वारा ही जोड़ा गया था। महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती नहीं। लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में किस स्थान पर यह उपलब्ध है? बल्लभी गुजरात में स्थित है। कहां पर? बल्लभी गुजरात में है स्थित है। चलिए अब हमारा आता है मोर वंश। मोर वंश बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम कहें तो मोस्ट इंपोर्टेंट कहेंगे हम, मोर वंश है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेगास्थनीज किसके बारे में? मेगास्थनीज के बारे में, जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है। वह मूल रूप से किस देश की है? तो आप कहेंगे वह मूल रूप से ग्रीस देश के थे। क्या रखना है? ग्रीस देश का आप कहेंगे जो है आपका मेगास्थनीज था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, जिसने भारत के बारे में लिखा है। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे मेगास्थनीज इसका लेखक है। विशाख दत्त के द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो मुद्रा राक्षस की बात किया तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। विशाख दत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस लिखी गई है वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जिसे हिंदी में अनुवाद करने में भारतेंदु हरिश्चंद्र को श्रेय दिया जाता है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना मिलती है। नाटक चंद्रगुप्त को विरसल या कुलहीन कहा गया है। दुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नगरपालिका प्रशासन की विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसमें बिंदुसार की रुचि थी? आजीवक संप्रदाय। अब देखो बात याद रखना है, आपको कहना है कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात किया तो जैन धर्म से जुड़े थे, बिंदुसार उसका पुत्र आजीवक धर्म से जुड़ा था, और आपके बिंदुसार का पुत्र अशोक जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा था। तो तीनों ही व्यक्ति अलग अलग धर्मों से संबंधित है, तो क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर विजय के बारे में उल्लेख करता है? तो सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध के बारे में, कलिंग विजय के बारे में बताता है। कलिंग विजय जो है अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 200 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, और इस 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध में पीड़ा और दुख के पश्चात को बताया गया है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग जो पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी बनाई गई थी? तौसली बनाई गई थी। याद रखना है अशोक ने तौसली उड़ीसा की राजधानी को कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद बनाई थी। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र अन्य 4 प्रांतिक केंद्रों सहित 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। इनमें से कौन सा केंद्र प्रांत नहीं था? तो उज्जैनी था, सुवर्णगिरी था, तक्षशिला था, जबकि इंद्रप्रस्थ कोई प्रांतीय केंद्र के रूप में मौर्य साम्राज्य को नहीं जाना जाता है। उत्तरापथ की बात किया तो तक्षशिला थी।
अवंती राज्य की बात किया उज्जैनी थी, कलिंग की तौसिली थी, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी और प्राच्य या पूर्व प्रदेश की पाटलिपुत्र थी। इंद्रप्रस्थ जो है किसी की भी राजधानी या प्रांत की नहीं थी, या रखना है। अशोक के शासनकाल या मूर वंश में अशोक के साम्राज्य राजाधीन थे। अशोक के साम्राज्याधीन कौन कौन से थे? कश्मीर थे, कर्नाटक थे, गुर्जर थे। जबकि कामरूप असम की बात क्या अशोक ने नहीं जीता था, तो आप कहेंगे कामरूप नहीं था। अशोक के कौन से शिलालेख ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है नहीं किया गया? तो ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सारनाथ में किया गया है, धौली में भी किया गया है, जबकि सहबाजगढ़ी में जो है आपके नहीं किया गया। सहबाजगढ़ी में आपका प्रयोग यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन सा आप कहेंगे अरामाइक और खरोष्टी लिपि का प्रयोग जो है किया गया है, ना कि आपकी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो उस प्रधान शिलालेखों में 13वां जो शिलालेख है वो सबसे बड़ा अशोक का शिलालेख जो है बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य कला का सबसे प्रतिमान प्रतिम स्तंभ है। स्तंभ मौर्य कला में सबसे सर्वोत्तम माने गए हैं। अशोक के द्वारा धम्म के प्रचार के लिए एक एकात्मक स्तंभ को विशेष रूप से उल्लेखनीय बनाया गया है। अशोक के स्तंभों पर सारनाथ का चतुर्भुज आपका शीर्ष स्तंभ शीर्ष जो है अंकित है, और यही भारत का राजकीय चिन्ह भी है। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ एक स्तंभ पर था, कहां पर बना है? तो आप कहेंगे सारनाथ में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्य अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो मौर्य जो अर्थव्यवस्था थी यह मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी बात कर रहा है? तो आप कहेंगे कृषि अर्थव्यवस्था पर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर जो मौर्य अर्थव्यवस्था जो है सबसे ज्यादा निर्भर थी। और यहाँ पर उपज का 1/6 भाग जो है प्राप्त यहाँ पर किया जाता था। भूमि कर को जो लिया जाता था उसे भाग के नाम से जाना जाता था। जो भूमि कर मतलब भूमि टैक्स लिया जाता था उसे भाग कहा जाता था, ये भी रखना 1/6। देवनाम प्रिय नाम कैसे दिया गया है? अशोक को देवनाम प्रिय अशोक को दिया गया है, देवों का प्यारा बताया गया है। अशोक का नाम अशोक जो है मौस्की, गुर्जरा, नैतुर, उडगुलम में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक को धम्मनीति और कलिंग युद्ध के विशेष तौर पर जो है बारे में भी बताया गया है। वह कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी भी था? तो आप कहेंगे मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी भी बताया गया है। अब आता है नेक्स्ट हमारा गुप्त वंश। गुप्त वंश में भी हम समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में बहुत अच्छे से करेंगे कवर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं। तो गुप्त वंश के शासक के दरबारी कवि हर्षेल था। तो हर्षेल की बात किया है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि की बात किया है हर्षेल था। और हर्षेल ने एक रचयिता किसकी की है? प्रयाग प्रशस्ति की जो है रचना की है। इसमें समुद्रगुप्त की वीरताओं के बारे में वर्णन किया गया है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में कविता के रूप में कवि के द्वारा रचित है, जिसे इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया है। तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त में जो किस कविता में किस कवि के द्वारा? तो हरिशेण कवि के द्वारा जो है रचित है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है, और यह वर्तमान में प्रयागराज में स्थित है। खगोलविद बारहमीर और महाकवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो आप कहेंगे विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे। बारहमीर और कवि कालिदास की बात की जाए, दोनों खगोलविद थे और आपके जो है आपके विक्रमादित्य के दरबार के कौन थे? आप कहेंगे दरबारी थे। और दूसरी बात आप कहेंगे विक्रमादित्य दरबार से संबंधित थे। दूसरी बात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक इनको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई है। हालांकि कालिदास ने कई रचनाएं की हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविका मित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संगारम। ये प्रमुख सभी रचनाएं महाकवि कालिदास की हैं, याद कर लो। मालविका मित्रम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अभी बताया हमने कालिदास के द्वारा लिखी गई है। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता जो रही हैं गुप्त काल की सबसे महिला प्रमुख शासक के रूप में इनको जाना गया है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के किस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा? तो आप कहेंगे चाणक्य के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से, कौटिल्य के नाम से। ये कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के है सलाहकार थे। समुद्रगुप्त को नाम से नहीं जाना जाता है, क्या रखना है? तो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त को एक ही तीनों व्यक्ति एक ही रहे हैं। इन्होंने राजनीति और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य नाम का एक ही व्यक्ति था, रखना है। किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो नवरत्न के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अलंकृत किया था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत से विद्वान रहते थे, लेकिन उनमें से 9 लोगों को नवरत्न में शामिल किया गया था। कालिदास को, धनवंतरी को, बराह मिहिर को, अमर सिंह को,
शंकुको, छप्पड़क, बरुचि, बैताल भाट और कटक भर्ग, ये आपके नवरत्न, आपके 9 व्यक्ति जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन था? तो भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाला एक चिकित्सक था जिसे धन्वंतरी के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बात की जाए, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? कन्नौज से पहले जो हर्षवर्धन थे थानेश्वर के शासक रहे हैं। डी ऑप्शन सही है। हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर के शासक थे और यहीं पर पुष्यभूति वंश की स्थापना की है। हर्षराजवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री हेनिसांग भी भारत आया था। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में किया। इनमें से 5 इंडीज कौन थे? तो आप कहेंगे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये पांचों राज्यों को हर्षवर्धन के द्वारा अपने नियंत्रण में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कादंबरी के लेखक कौन है? भाई कादंबरी के लेखक की बात किया तो बाण है ना, बाण भट्ट की बात किया कादंबरी के लेखक है और संस्कृत कवि और गद्य लेखक के रूप में आपके जो है आपके बाण भट्ट को जाना जाता है। बाण भट्ट जो थे हर्ष के दरबारी कवि थे और महत्वपूर्ण रचना इनकी हर्षचरितम है और हर्ष के समय की इसमें विशेष सूचना भी प्राप्त होती है। हर्ष के शासनकाल के दौरान कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित की गई थी? तो आप कहेंगे कन्नौज। थानेसर से स्थानांतरित कन्नौज जो है की गई थी। कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो आप कहेंगे थानेसर हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। अब यहाँ से आता है हमारा राजपूत काल। कुछ राजपूत कालों के बारे में बात किया है। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे तमिल साहित्य। तमिल साहित्य एक ऐसा साहित्य जिसे संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता था। संगम तमिल कवियों विद्वानों की सभा परिषद थी जिसका आयोजन पांडव राजाओं के द्वारा करवाया गया था और इसमें कुल 3 संगमों का आयोजन अलग अलग समय पर किया गया है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया है? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण के द्वारा राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख ने करवाया है। तो एलोरा कैलाश मंदिर, आपके एलोरा के कैलाश मंदिर की बात किया तो कृष्ण प्रथम के द्वारा राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? विरूपाक्ष मंदिर की बात किया है कर्नाटक राज्य की हम्पी जगह पर स्थित है। कर्नाटक के हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित है और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासनकाल के दौरान बनवाया गया है? महाबलीपुरम, जिसे माबल्यपुरम के नाम से भी जाना जाता है, इसे पल्लव राजवंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। याद रखना है पल्लव शासकों ने निर्माण कला और तमिल संस्कृति का प्रमुख उदाहरण तमिलनाडु के महाबलीपुरम में देखने को मिलता है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे दंती दुर्ग, जिन्हें दंती बर्मन के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रकूट कन्नड़ मूल के ध्यान रखना है, इन्होंने आपके राष्ट्रकूट के साथ राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की दंती दुर्ग के द्वारा। इनकी जो मातृभाषा है वो कन्नड़ थी और कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण उस समय करवाया था। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय चोल थे। याद रखिएगा चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय चोल थे। इसके बाद क्वेश्चन की बात की जाए, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का जो निर्माण है किस चोल शासक के द्वारा करवाया गया था? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने उस समय चोल झील का निर्माण करवाया था। 16 मील लंबी थी। 16 मील लंबी थी। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? पल्लिच्छानम कहलाती थी। पल्लिच्छानम जो है आपके जो ब्राह्मणों को जो है मतलब कि जो जैन सभाओं को दान में भूमि दी जाती थी उसे पल्लिच्छानम जो है कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट आता है, कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण के द्वारा नहीं बनवाया गया? तो चोल के द्वारा संरक्षण में नहीं बनवाया गया। नटराज मंदिर चिदम्बरम में बनवाया गया है। गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार में नहीं बनवाया गया। पलाई वंथानन मंदिर तंजावुर बनवाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर गंगई कोंडा चोलपुरम में भी बनवाया गया है। तो आपका ऑप्शन ए सी डी बनवाए गए हैं, जबकि बी ऑप्शन आपके जैनों के द्वारा चोलों के द्वारा नहीं बनवाए गए। गोंडेश्वर मंदिर की बात किया है सिन्नार यादव वंश के द्वारा निर्मित जो है करवाया गया है। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। भगवान शिव के को समर्पित है। मुख्य के साथ साथ 4 अन्य मंदिर सूर्य, विष्णु और पार्वती गणेश को यह समर्पित है। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो आप कहेंगे गोपाल। गोपाल जो है पाल वंश का पहला शासक था। नेक्स्ट आता है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में संबंधित है? तो पाल साम्राज्य जो है भारत के पूर्वी हिस्से में संबंधित है। क्यों? क्योंकि ये बंगाल बिहार में फैला हुआ वंश था।
पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी और इसी वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरी में बिहारों की स्थापना भी करवाई थी। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। तोमर वंश के प्रसिद्ध शासक की बात कही जाए तो अनंगपाल को जाना जाता है। प्राचीन भारत में कुछ आपके मिसली विविध क्वेश्चन हैं, जैसे 6वीं से 14वीं शताब्दी तक कौन सा सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था? तो आप कहेंगे मगध। मगध महाजनपद जो है सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जाना गया है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो आप कहेंगे सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। अच्छा, 16 महाजनपदों में अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में महाजनपद कितने थे, तो क्या कहेंगे? 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। 16 में से पूरे भारत में 8 और उत्तर प्रदेश में केवल 8 स्थित थे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। बात की जाए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो आप कहेंगे जैन और बौद्ध धर्मों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद बताए गए हैं और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित याद रखना है ना। चरक संहिता जो है आयुर्वेद चिकित्सा से मूल ग्रंथ है। इस संस्कृत जो है भाषा में लिखी गई है, जिसके रचयिता कौन है? चरक है, जो कनिष्क के राज दरबार के राजवैद्य थे। इसने कहा है कि निरुक्त, व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र, शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी गई है, महर्षि पतंजलि ने लिखी है। नीतिशास्त्र, राजनीति के तत्व कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप कहेंगे कामंदक के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। किसके? कामंदक के द्वारा लिखा गया है। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम क्या था? चरक राजा कनिष्क के शासनकाल में चिकित्सक था। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो आप कहेंगे विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की कथाएं लिखी गई हैं। पूरे विश्व में पंचतंत्र की कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है। वाल्मीकि ने रामायण को, वेद व्यास ने महाभारत की जो है रचना की है। शूद्रक के द्वारा मृच्छकट्टिकम लिखा गया है। साहित्यिक किस प्रकार का है? तो आप कहेंगे कि नाटक है। शूद्रक ने क्या लिखा है? मृच्छकट्टिकम लिखा है, जो है कि एक नाटक के रूप में जाना जाता है। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो आप कहेंगे तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम की बात किया तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी रचना के रूप में जो है जानी जाती है। तमिल व्याकरण की रचना तोलकाप्पियम है, और ये तमिल साहित्य की सबसे पुरानी रचना है। इस पुस्तक के लेखक तोलकाप्पियर को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसके बीच में तक्षशिला शहर स्थित है? तो किनके बीच में है? तो सिंधु और झेलम नदी। ये आपका सिंधु नदी है, ये आपका झेलम नदी है, इन दोनों के बीच में आपका तक्षशिला स्थित है, और ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारत में नवपाषाण काल की गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो आप कहेंगे भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है भीमबेटका, जहां पर भारत में नवपाषाण काल की गुफा चित्रकारी देखने को मिलती है। किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था? तांबे का पहली बार उपयोग की बात क्या है? ताम्र पाषाण युग में किया गया था, है ना। युग से ही संबंधित आ रहा है, समझ में आ रहा है। ताम्र पाषाण युग में तांबे का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया है। भारत में किस स्थान पर प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो भारत में नालंदा महाविहार को बात किया है। आप कहेंगे प्राचीन विश्वविद्यालय यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दी गई जानकारी राजवंश की पहचान करना है। पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना की। इन्होंने के दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था। पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञों को आयोजन भी करवाया था। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया था। चोल राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभारत इस दौरान लिखे गए थे। तो ये आपके शुंग वंश के बारे में बात हो रही है। डी ऑप्शन करेक्ट था। यहाँ पर ऑप्शन जो है कौन सा सही नहीं है, एक ऑप्शन गलत है। हालांकि हम सही ऑप्शन बात कर लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। मुस्लिम युग की शुरुआत 622 में की गई। शक संवत की शुरुआत 78 एडी में की गई। कलिंग युद्ध पर जो युद्ध है 261 ईसा पूर्व में किया गया था। किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? अजंता एलोरा की गुफाओं की बात किया है औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से भारत आने वाले क्रम क्या है? तो भारत में सबसे पहले फाहियान आए थे, इसके बाद हेनसांग आए, फिर इसके बाद आपके टॉमस रो आए हैं। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टॉमस रो जो है जहांगीर के शासनकाल में आया था। जेम्स प्रथम का दूत बनकर 1615 में और यह सूरत पहुंचा था।
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान आया था, भारत यात्रा की थी। चीनी यात्री हिनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, या रखना है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्ति आए हैं, या रखना है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित है। तो खजुराहो की मूर्ति कलाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और यह खजुराहो की मूर्तियां जो हैं चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाई गई है। कौन सा एक युग्म यहाँ पर सही है, तो मैं देखते हैं। खजुराहो जो है चंदेल राजवंश से संबंधित है। हम्पी स्मारकों का समूह विजयनगर राजवंश संबंधित है। लिंगराज मंदिर सोमवंशीय साम्राज्य से संबंधित है। हजार स्तंभ मंदिर काकतीय राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन आपको यहाँ पे सभी ऑप्शन याद कर लेना है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी प्राचीन इतिहास के जितने भी क्वेश्चन थे आपके पीवाईक्यू के, उतना हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे, इसी तरह फिर आधुनिक इतिहास की बात करेंगे, फिर राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे, भारत के भूगोल की बात करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट है, मैं बताना भूल गया हूँ कि अपना ऐप भी आ चुका है। ऐप का नाम है यूपीएससी नट, यूपीएससी नट। हालांकि डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया है, वहां से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल पीडीएफ मिल जाती हैं, मल्टीपल करंट अफेयर्स की क्लासेस मिल जाती हैं, और मल्टीपल आपको यहाँ पर कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज में मिल जाती है ऑनलाइन माध्यम से लगाने के लिए। तो एक बार ऐप पर चले जाना है, कोई आपको प्रॉब्लम आए तो कॉल कर लीजिएगा, और कोई भी समस्या आने पर आप कॉल जरूर कर लेना है, जिससे कि क्या होगा आपको डाउट क्लियर हो जाए और समाधान भी हो सके। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।